हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल। अपने कमरे में बैठे बैठे सुनीता जी खिड़की से बाहर झांक रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण पेड़ पौधों में हरियाली छा गई थी। बारिश की ऐसी धाराओं के कारण सड़क पर लोग जैसे गायब ही हो गए थे। इस दौरान सुनीता जी ने देखा कि एक औरत हाथ में छाता लिए और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को सीने से चिपकाए सड़क के किनारे से जा रही थी। छाते से पानी की धारा उसकी पीठ पर गिर रही थी और बच्चे को बारिश से बचाने के चक्कर में वह समय भीग चुकी थी। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि उसका बच्चा बारिश में भीगने न पाए। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार देखकर उनकी आंखें भर आई और वह अतीत में खो गई। वह याद करने लगी, जब पहली बार हमारा बेटा हमारी गोद में आया था तो सब कितने खुश थे। उसकी ठीक 2 साल के बाद छोटा बेटा भी इस दुनिया में आ गया था। कितने लाड प्यार से पाला था उन दोनों को। उनकी शरारतें और अटखेलियाँ देखकर हम खुशी से फूले नहीं समाते थे। सुनीता जी को उनकी सोच में गुम देखकर उनके पति हरि प्रसाद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे सुनीता, तुम फिर से अपने अतीत में खो गई। क्या मिलेगा अपने बेटे के बचपन को याद करके। उस समय तो हमने अपने बच्चों पर निस्वार्थ प्यार लुटाते हुए कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे बच्चे हमें एक दिन दिखाएंगे। दरअसल हरि प्रसाद जी ने से बंटवारे में छोटी से छोटी चीज़ तक का हिसाब करके उनके दोनों बेटे ने अपने माता पिता को घर के पीछे बने बेसमेंट के तबेले के साथ बने एक कमरे में जगह दी थी। उस कमरे के साथ ही एक टॉयलेट बाथरूम था और सामने एक छोटी सी रसोई बनी हुई थी। 2 बेटे होने के बाद भी हरि प्रसाद जी और उनकी पत्नी सुनीता जी को अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ता था। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों बेटों को बांटने के बाद भी इतना था कि वे दोनों बुजुर्ग दंपति आराम से अपने जीवन की गाड़ी चला सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक नौकरानी लगा रखी थी जो खाना बनाने के साथ साथ अन्य छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। कमी थी तो परिवार के स्नेह और अपनेपन की। इस कमी को दूर करने के लिए दोनों दंपति रोज शाम को अपने घर के पास बने मंदिर या गुरुद्वारे में चले जाते थे। सत्संग कीर्तन सुनने के बाद ही घर लौटते थे। हरि प्रसाद जी अक्सर अपनी पत्नी से कहते थे, हम दोनों एक साथ हैं तब भी बेटे बहू हमें पूछते नहीं हैं। अगर हम में से एक भी न रहा तो ऐसी औलाद तो दूसरे की बुरी दशा ही कर देगी। ये सोचकर ही मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। हरि प्रसाद जी और सुनीता जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे रमेश के 2 बेटे और 1 बेटी थी, जबकि छोटे बेटे सुरेश को कोई औलाद नहीं थी। लेकिन बेटे तो बेटे, उनके पोते पोतिया के दिल में भी अपने दादा दादी के प्रति रत्ती भर भी स्नेह नहीं था। आज जब बारिश का मौसम हुआ तो हरि प्रसाद जी के दिल में चाय पीने की तलब लगी। लेकिन बारिश के कारण उनकी नौकरानी आज नहीं आई थी। इसलिए सुनीता जी आंगन से होते हुए रसोई में चाय बनाने के लिए जाने लगी। जमीन गीली होने के कारण उनका पैर फिसल गया और उनके मुंह से एक पीड़ादायक चीख निकल गई। उस चीख को सुनकर हरि प्रसाद जी घबरा गए और सीधे उधर दौड़े जहां से चीख सुनाई दी थी। वहां पहुंचे तो देखा सुनीता जी फर्श पर गिरी पड़ी थी और उन्हें उठने की हालत में नहीं थी। उन्हें सिर पर चोट आई थी। हरि प्रसाद जी ने उन्हें सहारा देकर जैसे तैसे कमरे तक लाया और बिस्तर पर लिटाया, लेकिन उसके बाद वह बेहोश हो गई। तब हरि प्रसाद जी अपने बेटे और बहुओं के पास गए और उन्हें उनकी मां का हाल बताते हुए डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। तभी बेटा बोला, क्या बाबूजी, वक्त देखा है आपने? अभी कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। सुबह उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। अब आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। हरि प्रसाद जी अपने बेटों की बात सुनकर अवाक रह गए और अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन जब तक सुबह हुई
तब तक उनकी धर्म पत्नी स्वर्ग सिधा चुकी थी। हरिप्रसाद जी ने अपने बेटों को आवाज़ लगाई और उन्हें बताया कि उनकी माँ नहीं रही। लेकिन ये बात सुनने के बाद बेटों और बहुओं के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। हरिप्रसाद जी सोचने लगे, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी मेरी पत्नी की लाश पर रोने वाला कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने 13वीं पर भी ब्राह्मणों को अच्छा भोजन करवाया और खूब दान किया। परंतु इस पर भी बेटों और बहुओं को आपत्ति थी। उनकी बहुएं कहने लगी, बाबूजी, अम्मा तो जा चुकी हैं, अब इतना पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा है, आगे के लिए बचाए रखिएगा। सुनीता जी के जाने के बाद हरिप्रसाद जी मंदिर और गुरुद्वारे के लंगर पर ही निर्भर हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बाथरूम तक जाने में असमर्थ हो गए। बेटे बहुओं तो उन्हें पहले ही नहीं पूछते थे। अब उनकी काम वाली बाई ने भी उनका काम करने और गंदगी साफ करने से मना कर दिया। इसके कुछ दिन बाद हरिप्रसाद जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह 2 दिन तक कमरे में मर्द पड़े रहे, लेकिन किसी को उनकी खबर तक नहीं हुई। और खबर होती भी कैसे? उनकी पत्नी के निधन के बाद किसी ने उन्हें खाना तो दूर एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। तीसरे दिन जब उनके कमरे से तेज दुर्गंध आने लगी, तब बेटों और बहुओं को कुछ शक हुआ। जब उन्होंने जाकर देखा तो चारों ओर मलमूत्र की गंदगी फैली हुई थी और कमरे के बीचों बीच फर्श पर उनका मर्द शरीर पड़ा था, जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। ये दृश्य देखकर बेटों को अपने किए पर थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उनका लालच उनके पछतावे पर भारी पड़ गया। पिताजी की मृत्यु की खबर फैलने से पहले उन चारों ने मिलकर ये फैसला किया कि सबसे पहले पिताजी की अलमारी खोली जाएगी, उसके बाद ही कोई शोर मचाया जाएगा। सब ने अपने अपने नाक और मुंह रुमाल से ढक दिए और तुरंत अलमारी की ओर लपके। बेशर्मी से लूटपाट शुरू हो गई। दोनों बहुओं ने अपनी सास के जेवरों के डिब्बे पर हाथ मारा, जबकि दोनों बेटों ने नकदी पर झपट्टा मारा। चारों लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। इस छीना झपटी में माँ के सारे जेवर जमीन पर बिखर गए और उनमें से कुछ तो कमरे में फैली मलमूत्र गंदगी पर गिर गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन बहुओं ने जीते जी अपने ससुर की ओर आंख उठाकर नहीं देखा था, वे आज अपने लालच में इतनी गंदगी के में भी हाथ डालने को तैयार थी। जिसे जो मिला उसे वह उठा लिया। लेकिन जब पिता को के शव को बाहर निकालने की बारी आई, तो दोनों बेटे और बहुओं में से कोई भी आगे नहीं आया। इस समस्या का हल निकाला गया कि किसी सफाई कर्मी को बुलाकर ये काम करवाया जाए, लेकिन कोई भी सफाई कर्मी ये काम करने को तैयार नहीं था। आखिरकार पास के सरकारी अस्पताल से मुर्दा घर में काम करने वाले एक व्यक्ति को पैसे देकर बुलाया गया। उस व्यक्ति ने हरिप्रसाद जी के मर्द शरीर को कमरे से बाहर निकाला और कमरे की साफ सफाई की। इतने में घर के बच्चों ने पूरे घर में परफ्यूम छिड़ककर दुर्गंध को खत्म किया। फिर चारों बेटों और बहुएं आंगन में दरी बिछाकर रोने पीटने का नाटक करने लगे। कुछ ही देर में गली मोहल्ले के लोग घर पहुंचने लगे और रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए। उन्हें देखकर दोनों बहुओं ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए अपना नाटक शुरू कर दिया। अरे बाबूजी, कुछ दिन तो सेवा करवा लेते अपने बेटे और बहुओं से। अभी तो अम्मा को गए 1 महीना भी नहीं हुआ था और आप भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। उनके बच्चे अपने माता पिता का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब अंतिम संस्कार की तैयारी की जानी थी, तो बेटे और बहुएं आंगन से गायब हो गए। थोड़ी देर में ही कमरे से आवाज़ें आने लगी। सब लोग आपस में झगड़ रहे थे। कोई भी अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने को तैयार नहीं था। जब हरिप्रसाद जी का छोटा बेटा सुरेश बोला, क्यों ना बाबूजी का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में कर दिया जाए, इससे कुछ खर्च भी नहीं होगा। ये बात सुनकर बड़े बेटे रमेश ने कहा, अरे पर समाज और बिरादरी को तो मुंह दिखाना है। अंतिम संस्कार का खर्च
पंडित और भजन की व्यवस्था मिलाकर कम से कम 70-80 हजार रुपये का खर्च आएगा। ये सुनकर दोनों बहुओं की आंखें फटी रह गई। बाहर सब लोग आगे की तैयारी का इंतजार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करेगा इस पर बहस खत्म नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर में आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार बातें बनाने लगे। तब दिल पर पत्थर रखकर दोनों भाइयों ने अंतिम संस्कार के लिए पैसा निकाला और हरिप्रसाद जी का क्रियाक्रम किया। हरिप्रसाद जी की मृत्यु के बाद उनका छोटा बेटा सुरूष मकान और व्यापार में अपने हिस्से के पैसे लेकर अपनी पत्नी के साथ विदेश जाकर बस गया। वहीं बड़े बेटे रमेश ने अपने पिता के व्यापार में और पैसा लगाकर उसका विस्तार किया और अच्छा धन कमाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रमेश के तीनों बच्चे भी बड़े हो गए। उनके दोनों बेटों ने अपने माता पिता का कारोबार बहुत अच्छे से संभाल लिया। रमेश ने एक अच्छे परिवार में अपनी बेटी का ब्याह रचाया और उनके बाद दोनों बेटे की भी शादियां कर दी। अब रमेश और उसकी पत्नी की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी और धीरे धीरे रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। तब रमेश ने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने दोनों बेटों में कर दिया और कुछ धन और जेवर अपने खर्चे चलाने के लिए रख लिए, ताकि जब कभी बेटी आए तो उसे देने के लिए बेटों से न मांगना पड़े। लेकिन बंटवारे के तुरंत बाद ही दोनों बेटों ने अपने माता पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया। फैसला ये हुआ कि उनके माँ बाबूजी घर के पीछे बने उसी तबले में रहेंगे जहाँ कभी उनके दादा दादी रहा करते थे। अपने बेटों और बहुओं का ये फैसला सुनते ही रमेश और उसकी पत्नी की आंखों के सामने बरसों पुराना वह दृश्य घूमने लगा, जब उन्होंने अपने माँ बाबूजी के साथ भी ऐसा ही किया था। शुरू में तो दोनों वृद्ध दंपति अपना खाना खुद बना लेते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब रमेश की पत्नी ज़्यादा बीमार रहने लगी और खाना पकाने में असमर्थ हो गई, तो उनके छोटे बेटे ने माँ बाबूजी का खाना बनाने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे दी। छोटी बहू ने मुश्किल से 1 हफ्ते तक उन्हें खाना खिलाया होगा कि एक दिन जब रमेश ने अपनी छोटी बहू से कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत आज ठीक नहीं है, वह रोटी न खा पाएगी, इसलिए उनके लिए खिचड़ी बना देना। इतनी सी बात पर छोटी बहू ने उन पर तानों की बौछार कर दी। ये सुनकर रमेश और उनकी पत्नी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। उसके बाद से छोटी बहू ने उनके खाने की सारी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। तब ये फैसला लिया गया कि सुबह की चाय नाश्ता और दोपहर का खाना बड़ी बहू के घर से आएगा और शाम की चाय और नाश्ते का खाना छोटी बहू के घर से। दोनों बहुएं नौकर के हाथों रोटी का टिफिन और चाय भिजवा दिया करती थी। लेकिन आलम यह था कि एक बार रोटी परोसने के बाद कोई उनसे दोबारा पूछने भी नहीं आता था। रमेश और उनकी पत्नी पूरी तरह से अपने बेटों और बहुओं के मोहताज हो चुके थे। एक दिन जब रविवार को उनकी बेटी भावना उनसे मिलने के लिए घर पहुंची और अपने माता पिता के कमरे में गई, तो उसने देखा कि वह कमरा तो बच्चों का कमरा बन चुका था। जब उसने अपने भाई और भाभी से इस बारे में बात की तो दोनों बेटे और बहुएं नज़र चुराने लगे। फिर छोटी बहू ने उंगली का इशारा करते हुए कहा, वह है माँ बाबूजी का कमरा। यह सुनकर बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुखी हृदय के साथ जब वह अपने माता पिता के पास पहुंची तो उनकी ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। कमरे में भैंस के गोबर की बदबू फैली हुई थी और गोबर से सने फर्श की गंदगी से पूरा कमरा दूषित हो चुका था। अंदर ही अंदर भावना का दिल रो रहा था, लेकिन यह सोचकर कि माता पिताजी को तकलीफ होगी, उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। उसकी भी मजबूरी थी, वह स्वयं एक संयुक्त परिवार का हिस्सा थी, इसलिए अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। भावना ने पूछा, पिताजी कमरे में इतनी गंदगी और बदबू फैली हुई है, क्या कोई यहाँ सफाई नहीं करता? रमेश ने जवाब दिया, बेटी हफ्ते में एक बार नौकर साफ सफाई करने आता है और उसके बाद पूरा हफ्ता
ये कमरा ऐसे ही रहता है। इतनी बार तेरी भाभी से कहा, लेकिन वह उल्टा हमें ही दो बातें सुना देती हैं। ये बातें चल रही थी कि बड़ी भाभी ट्रे में चाय और बिस्कुट रखकर ले आई और बोली, लीजिए विधि, नाश्ता कीजिए। इतने में छोटी भाभी पूछने लगी, दीदी दोपहर के खाने में क्या खाएगी? पनीर की सब्जी बना दूं क्या? ये बातें सुनकर भावना ने दोनों भाभीयों को डांटते हुए कहा, बस कीजिए भाभी, ये झूठा दिखावा ना करे तो ही बेहतर होगा। क्या तुम्हारे मायके में तुम्हारे माता पिता भी गाय भैंस के तबेले में रहते थे? थोड़ी सी शर्म बाकी है तो वह भी बेच खाई है तुम लोगों ने। गोबर की इतनी गंदी बदबू आ रही है, जरा बैठ कर देखो इस कमरे में 10 मिनट। मुझे तो हैरानी हो रही है कि मेरे माँ बाबूजी ने तुम दोनों को बेटी बनाकर रखा था और तुम उन्हें सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कल को अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारी भाभी भी ऐसा ही करे जैसा तुम कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? अपनी ननद के मुंह से अपमानजनक बातें सुनकर दोनों भाभियाँ त्योरियाँ चढ़ गई। उसी समय वे दोनों वहां से चली गई, लेकिन जाकर उन्होंने अपने अपने पतियों को अपनी बहन के खिलाफ भड़का दिया। भाई तुरंत अपनी बहन के पास लड़ने पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके पिता अपनी बेटी को अपनी सारी जमा पूंजी और उनकी माँ के जेवर देते हुए कह रहे हैं, तू अपने घर के पास ही हमारे लिए एक छोटा सा मकान देख ले, हम लोग वहीं रहेंगे। ये बात सुनते ही बड़ा बेटा बोला, वाह पिताजी, सब कुछ बेटी को देने की तैयारी कर रहे हो। अरे हमने भी देखा था कि आप लोगों ने दादा दादी की कितनी सेवा की थी और आज हमसे उम्मीद करते हो कि हम आपकी सेवा करें। ये कहते हुए दोनों भाइयों ने अपनी बहन से पैसे से भरा बैग छीन लिया और उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर दोनों बेटे और बहुएं बैग उठाकर आंगन में ले आए। जैसे ही बैग खोला, छीना झपटी शुरू हो गई। सारे पैसे और जेवर आंगन में गिरे गोबर के ढेर पर बिखर गए। बेटे और बहुएं जल्दी जल्दी वहां से पैसा और कीमती सामान उठाने लगे। जिसके हाथ में जो रुपए का जेवर मिला उसे ही वहां उठा लिया। सबके मुंह पर गंदगी लगी हुई थी। ये दृश्य देखकर रमेश को 20 साल पुरानी घटना याद आ गई, जब उनके माँ पिता मर्त शरीर जमीन पर पड़ा था और वे लोग माता पिता के पैसे और जेवर के लिए छीना झपटी कर रहे थे। रमेश को अपने किए कर्मों पर बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनकी बेटी भावना बेइज्जती सहकर अपने घर चली गई और दोनों बेटे और बहुएं भी सारा सामान बटोर कर चल बने। लेकिन इस घटना के बाद जो 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब हो जाती थी, वह भी बंद हो गई। आखिरकार रमेश और उनकी पत्नी किसी तरह से अपने लिए खिचड़ी बना लेते। कभी तबीयत ठीक नहीं होती तो दोनों भूखे ही रह जाते। बूढ़ा शरीर कब तक भूखा रहकर जिंदा रहता? रमेश की पत्नी, जो पहले से ही बीमार चल रही थी, भगवान को प्यारी हो गई। जब बेटों ने अपने माता पिता के रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो वे दौड़ दौड़े गए। माँ के अंतिम संस्कार के समय वही परेशानी फिर से खड़ी हो गई, जो 20 साल पहले रमेश और उनके भाइयों के सामने खड़ी थी। माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे कौन खर्च करेगा? इस पर दोनों बहुओं ने इस समस्या का हल निकालते हुए कहा, अम्मा के मरे शरीर को अस्पताल को दान कर दिया जाए। छोटी बहू बोली, अम्मा तो वैसे ही मर चुकी हैं, तो क्यों ना जाते जाते कुछ लोगों का भला कर जाए। छोटी बहू की इस बात पर दोनों बेटे और बड़ी बहू ने भी समर्थन किया, लेकिन उनके पिता रमेश इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनके बेटे खर्च के डर से ऐसा नहीं करने देंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी भावना को फोन लगाना शुरू किया। लेकिन बड़े बेटे ने रमेश के हाथ से फोन छीन लिया और तुरंत अस्पताल में फोन कर दिया। उसने अपनी मां के मर्त शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया और भावनाओं को इस बात की खबर तक नहीं होने दी कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। रमेश को आज अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह जानता था कि आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है,
ये उसके ही कर्मों का फल है। अब वह एकदम अकेला रह गया। बहू का दिल होता तो उसके लिए खाना भिजवा देती, नहीं तो वह भूखा ही रह जाता। रमेश अक्सर सोचता था कि कल तक जो शहर का जाना माना रईस हुआ करता था, आज उसकी हालत भिखारी से भी बदतर हो चुकी है। अब उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन भावना अपने माता पिता से मिलने के लिए आई। अपने पिता की हालत देखकर वह हैरान रह गई। उसके पिता एक बासी ब्रेड हाथ में लिए उसके टुकड़े टुकड़े करके जैसे तैसे चबा रहे थे। ये दृश्य देखकर वह सदमे में थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आई। उसने अपनी माँ के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वह हैरान थी कि उसके भाइयों ने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उसकी माँ का अंतिम संस्कार तक नहीं किया और उसे खबर तक नहीं की। भावना अपने पिता से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह ये सोचकर स्तब्ध थी कि आखिर उसके भाई इतने गिर सकते हैं। अब उसके पिता का क्या होगा, यही सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। बेटी ने अपने पिता की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाया और सारा हाल सुनाया। दोनों ने एक मत से निर्णय लिया। फोन रखने के बाद भावना अपने पिता के पास आई और कहने लगी, बाबूजी, 2 बेटे और 1 बेटी के होते हुए आप बुढ़ापे में इस तरह का जीवन जीने को मजबूर हैं। लानत है हम सब पर। मैं आपको इस हालत में अब और नहीं देख सकती। आप मेरे साथ चलिए। आप हमारे साथ अपनी बेटी और दामाद के साथ रहेंगे। लेकिन रमेश ने उनके साथ चलने से ये कहकर मना कर दिया कि बेटी के घर रहना उनके वसूलों के खिलाफ है। लेकिन भावना ने अब अपने पिता की एक न सुनी। उसने साफ साफ कह दिया कि या तो वह उनके साथ चले, नहीं तो वह उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखेगी। बेटी के बार बार जिद करने पर रमेश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम है जिसे करना अभी बाकी है। मेरे दामाद जी से बात करवाओ। भावना ने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाया और अपने पिता की उनसे बात करवाई। शाम तक उसका दामाद एक वकील को लेकर उनके पास आ गया। रमेश ने अपनी वसीयत लिखवाते हुए अपनी कोठी अपनी बेटी के नाम कर दी। कोर्ट की तरफ से दोनों बेटों को नोटिस जारी कर दिया गया कि ये मकान अब उनकी बहन का है। उन्हें आदेश दिया गया कि वे 10 दिन के अंदर मकान खाली कर दे, अन्यथा उनका सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। वसीयत लिखवाकर रमेश अपनी बेटी और दामाद के साथ उनके घर रहने चले गए। उनकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी जैसे किसी चलचित्र की तरह दिखाई दे रही थी। पूरे रास्ते भर वह गाड़ी की छत को एकटक निहार रहे थे। जैसे ही गाड़ी घर पहुंची, भावना ने कहा, बाबूजी चलिए, घर आ चुका है। लेकिन बाबूजी अभी तक गाड़ी की छत को ही निहार रहे थे। बाबूजी चलिए, आप सुन रहे हैं ना, भावना ने और जोर से कहा। तभी उसने महसूस किया कि उसके पिताजी अब निष्प्राण हो चुके हैं। रमेश अपने किए कर्मों का फल भुगतते हुए इस दुनिया से चले बसे। इधर वसीयत की खबर मिलते ही दोनों बेटों और बहुओं के होश उड़ गए। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। अपनी इस हालत के वह समय जिम्मेदार थे। रमेश के पिता तो उसे सबक नहीं सिखा पाए, लेकिन रमेश ने अपनी अंतिम समय में अपने बेटों को सबक सिखाते हुए दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।